आज हम लोग डीएवी की पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के चैप्टर से काउजेज ऑफ रिवॉल्ट के बारे में जानेंगे। 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे बहुत से कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण थे इम्पोर्टेंट जो थे वो है पॉलिटिकल काउजेज, इकोनॉमिकल काउजेज एंड सोशल एंड रिलीजियस काउजेज, मिलिट्री काउजेज एंड इमीडिएट काउजेज। तो सबसे पहले आज हम लोग पॉलिटिकल काउजेज के बारे में जानेंगे। द रिवोल्ट वाज द आउटकम ऑफ वाइडर स्पीड रीसेटलमेंट that had been boiling against the British for a long time. The Indian sepoys were dissatisfied with the treatment meted out of them. क्या था कि एक लंबे समय से वो लोग के प्रति रोष था और वो जो है 1857 में प्रकट हुआ। जो भारतीय सिपाही थे वह भी विद्रोही बन गए थे और जो इंडियन रूरल्स है, द इंडियन रूरल्स, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहेब ऑफ कानपुर हैड पर्सनल स्कोर्स ऑफ सेटल विद द ब्रिटिश। इन लोगों का पर्सनली दुश्मनी था उन लोगों से कि बहादुर शाह जफर को भी हटा दिया गया था, तात्या टोपे को भी शासन करने नहीं दिया जा रहा था, रानी लक्ष्मीबाई के जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको भी वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती हैं लेकिन उनको भी नहीं बनाने दिया जाता है, और नाना साहब जो कानपुर हैं उनको भी हटा दिया गया था। और ये सब एक कारण हो रहा था कि उस समय के जो गवर्नर थे वो थे द कॉमन पीपुल ऑफ दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेज हैड नो नैरो एमिशंस ऑफ पावर ऑफ मनी, दे वांटेड एंड एंड ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। और ये दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर और अदर प्लेसेज के लोग चाहते थे कि जो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उससे दूर हों। और उस समय डलहौजी की एक पॉलिसी चल रही थी जिसे कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या करता था कि ये बलपूर्वक जो है हटाकर वहाँ अपने शासक नियुक्त कर देती थी, और नहीं तो क्या करती थी कि वहाँ उसके बदले में वो राजा वही रहता था और उसके बदले में पैसे वहाँ से ब्रिटिश सैनिक उससे लिए करते थे और वहाँ कुछ अपनी सेना भी नियुक्त कर देते थे, जिससे वो लोग आसानी से शासन नहीं कर पाते थे। They were not allowed to drop here to throne. This policy ensured that those kingdoms where the kings did not have natural heirs would be taken over by the British after the demise of the king. It is believed that the British would have not snapped the compensation that kings were paid earlier to return of a share in government. The kings would not have joined the revolt. ठीक है, जो वहाँ उन लोगों की शक्ति को एकदम डिमाइज कर दिया जाता था, छोटा तौर पे शक्ति को इतना कम कर दिया जाता था कि आप सेना कम रख सकते हैं, आपको इतना रुपया ब्रिटिश कंपनी देगी और आप शासन में बने रहें आराम से, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करेगी सो ब्रिटिश सैनिक ही करेगी। द ब्रिटिश साइन मेनी ट्रेटेज विद द किंग्स ऑफ नवाब बट वायलेटेड देम एज their convenience. One such treaty signed with Awadh was subsidiary alliance in 1801. The Nawab Wajid Ali Shah was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay a subsidy for its maintenance. और जो अवध के राजा थे नवाब वाजिद अली शाह, उनको ये एक्सेप्ट भी करना पड़ा ब्रिटिश का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी था, उसके माध्यम से वहाँ एक सेना रखी जाती ब्रिटिश की और उसके टोटल मेंटेनेंस का खर्च जो है उनको देना पड़ता। इससे वो असंतुष्ट थे। ही कुड नॉट रिक्रूट एनी अदर यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट प्रियर अप्रूवल। और वो कोई भी रिक्रूटमेंट भी नहीं कर सकते थे जैसे कोई अप्रूवल के। ही हैड टू स्टेशन a resident in his court, which reduced the power of Nawab. Gradually, the Indians lost of all trust the British
Awadh had been an ally of East India Company nearly a century. Still, it was annexed on the plea of the government was not functioning properly. The Nawab was exiled to Kolkata और उसके बाद नवाब को जो है कलकत्ता से निकाल दिया जाता है. बेगम हजरत महल took over the reign of अवध. This shocked the other rulers. और यह देख करके और भी जो लोग थे वो शौक रह गए. अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इन इंडिया 1848. डलहौजी को जो है गवर्नर जनरल भारत का नियुक्त किया गया कब? 1848 में. द 8 years ऑफ हिज रूल are considered the greatest period of the expansion of British power in India. और यह समय हुआ कि भारत में जो है ब्रिटिश का शासन पूरा तेजी के साथ बढ़ते गया. अब देखिए इकोनॉमिक काउजेज क्या हुआ था. तो इकोनॉमिक काउजेज में था कि द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश काउज वाइडर स्पीड रीसेटलमेंट एमॉन्ग इंडियंस. पहले तो पॉलिटिकली तौर पे लोगों का शोषण किया ही जा रहा था और अब जो है इकोनॉमिकली तौर पे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और डिस्ट्रक्शन, तबाह किया जा रहा था यहाँ के सिस्टम को. और वो था द जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉयटेड द पीजेंट्स हु वेयर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्री रिक्वायर्ड. इसमें जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो वो चाहते थे, ब्रिटिश को ज़रूरत है जो फसल की, उसी चीज़ का उत्पादन करना है, बाकी की नहीं उत्पादन करना. उससे वो लोग नील की खेती करवाते थे जिससे खेती बंजर ही हो जाती थी और वहाँ कोई फसल नहीं हो पाता था. दे वेयर टॉर्चर्ड और जेल टू फेलियर टू पे द रेवेन्यू इन टाइम. अगर वो रेवेन्यू पेड नहीं करते थे तो उनको क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था कि आप जमा ही कीजिए किसी तरह से टैक्स. इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन फ्लोड द इंडियन मार्केट. द डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मेड द आर्टिसंस ऑफ प्रेजेंट्स अनएम्प्लॉयड. क्या हुआ कि उस समय ब्रिटेन में बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री की स्थापना हुई और वो सस्ते दाम पे वहाँ कपड़े और भी चीज़ों को यहाँ लाने लग गए और यहाँ के लोगों का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ठप हो गया. Whenever the Princely States were annexed, the British got rent-free land and huge amount of money. The common people faced unemployment and poverty. Where Awadh was occupied by the British Nawab, officials were dismissed and his army was disbanded. About 60,000 professional soldiers lost their livelihood. नवाब का जो आर्मी था उसको डिसमिस कर दिया जाता है. लगभग 60,000 प्रोफेशनल सैनिक थे वो भी बेरोजगार हो जाते हैं. और भी महारानी की सुविधा में जो चलाई जाती है योजनाएं उससे बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है. और देखिए एक है सोशल एंड रिलीजियस काउजेज. ठीक है. The social reforms of the British were considered an interference in the customs and traditions of the Hindus. Many Indians opposed the introduction of Western education and conversion of Indians to Christianity. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ सोशल जो है सामाजिक और धार्मिक चीज़ों को भी बदला जाए ताकि ये हम लोग जैसे हो जाएं. वो हम लोग को चूँकि बहुत ही असभ्य समझते थे. जो ब्रिटिश थे वो हम लोग को असभ्य समझते थे कि ये लोग जो है बिल्कुल अनपढ़ है और इन लोगों को सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है. इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यहाँ लागू करने की कोशिश की और किया भी. और ये चाहते थे कि यहाँ का धर्म भी चेंज कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी हमारे जैसे हो जाएं. और वो क्रिश्चियनिटी धर्म थोपना चाहते थे और उसके लिए जो क्रिश्चियन धर्म अपनाते थे उनके लिए जॉब भी देने का लालच देते थे. और हिंदू क्या सोचते थे कि द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वाज चेंज टू इनेबल ए क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी.
द स्पीड ऑफ रेलवेज क्रिएटेड फर्दर फियर among the people, poor and illiterate sections of the society that they would lose their caste। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो सोचते थे कि अगर हम हिंदू से क्रिश्चियन में जाते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे एंसेस्ट्रल जो पूर्व से पीढ़ी से जो हमारी संपत्ति चली आ रही थी, जात चले थे, वो सब खत्म हो जाएगा। इलिटरेट पीपल्स क्या सोचते थे कि उनके जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। Rumors created panic. One such rumor was that the whole Indian population would lose their caste as the British had sent cartloads of bone dust which was mixed with flour and mithai sweets that was being sold in the market। बहुत सारे र्यूमर उठा करते थे और ब्रिटिश जो है इस प्रकार के र्यूमर उठा दिया करते थे कि जो जाति धर्म परिवर्तन करेगा उसको बहुत सारे के फायदे दिए जाएंगे। इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स। इंडियंस को फर्स्ट क्लास में ट्रेन में यात्रा करने की सुविधा नहीं दी जाती थी। द कंजर्वेशन इंडियंस were alarmed by the rapid spread of Western culture and English education in India। Moreover, the British looked down upon Indians and followers of British racial discrimination। They considered themselves as superiors। They advocated a judicial system based on principle of equality, but in actual practice it was biased। वो चाहते थे कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन को जो है यहाँ लागू कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि इंडियन और ब्रिटिश के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ एक जुडिशियल सिस्टम भी लागू करने की वो लोग वकालत करते थे जिसके माध्यम से सबको इक्वलिटी मिले। देखिए अब मिलिट्री काउजेज है। अब मिलिट्री काउजेज में क्या होता था कि द सिपाही हैड हेल्प द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, बट इंस्टीड ऑफ रिसीविंग अवार्ड्स ऑफ प्रमोशन दे वेर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश। अब देखिए कि यहाँ तो शासन स्थापित कर लिया, लेकिन वो जो है ब्रिटिश सैनिक को ही ज़्यादातर पुरस्कार वगैरह देती थी, प्रमोशन देती थी, ऊंचे पोस्ट देती थी, लेकिन यहाँ के सिपाहियों को ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता था। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। और ये भेदभाव जो है ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स में साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। द हाइएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार वॉज लेस दैन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट। और ज़्यादा से ज़्यादा वेतन जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, यहाँ के लोगों को जो सिपाही होते थे उनको कम पेमेंट दिया जाता था। The Act of 1856 made it compulsory for New India recruit to serve overseas. It hurt the feelings of soldiers of Hindu believed that overseas travel would lead to loss of caste। और भी उन लोगों को बहुत सारे फीलिंग और इमोशंस पे चोट किया गया, जिसके माध्यम से उन लोगों के भावना में, मिलिट्री के भावना में ज़्यादा से ज़्यादा असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं इमीडिएट काउजेज। ये मंगल पांडे की पिक्चर है। द कार्ट्रिजेज ऑफ न्यू इनफिल्ड राइफल हैड ए ग्रीज्ड पेपर कवर विच हैड टू बी टेन ऑफ बिफोर द कार्ट्राइज वॉज लोडेड इनटू राइफल। इट वॉज सेड दैट द ग्रीज कंपोज्ड ए बीफ एंड पिग फैट। अब जो एक इनफ्लीड राइफल उस समय आई थी उसमें एक ग्रीज पेपर कवर होता था जिसको दांत से खोल कर हटाना पड़ता था और फिर लोड करना पड़ता था, और वो जो बना रहता था गोली वो बीफ और पिग फैट के सम्मिलित रूप से बना रहता था, जिसको दांत से काट के हटाना पड़ता था। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम रिफ्यूज टू यूज देम as the cow is sacred of Hindus and pig is detestable of Muslim। क्योंकि मुस्लिम में, हिंदू में जो है वो गाय पूजित थी और मुसलमान में जो है ये पिग को खराब समझा जाता है। तो इस प्रकार से वो दोनों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई।
On March 29, 1857, Barakpur near Calcutta, Mangal Pandey, a young Indian sepoy from Bengal regiment, refused to use the greased cartridge and shot down his sergeant. और सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में कलकत्ता में मंगल पांडे ने वहाँ क्या किया, कौन से रेजिमेंट के थे, बंगाल रेजिमेंट के, इन्होंने कहा कि हम दांत से काट कर नहीं निकालेंगे, उन्होंने यह रिफ्यूज कर दिया और वहीं पे जो है अपने सर्जेंट जो थे उसको गोली मारकर मार दिया गया और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाता है सर्जेंट का। ही वाज अरेस्टेड, और वो अरेस्ट कर ले जाते हैं। ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड व्हेन हिज न्यू स्प्रेड मेनी सिपाहीज स्टार्टेड द रिवोल्ट, और उसके बाद से रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। और कुछ मेन है कि देखिए कैसे कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो हुआ था 1857 का, तो मेरठ दिल्ली, मेरठ, बरेली, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, बैरकपुर छावनी यहाँ है जो मंगल पांडे ने यहाँ से किया था, और चित्तौड़गढ़, चिटगांव, इतने ही जगह पे 1857 का लड़ाई होता है। और देख सकते हैं कि इसके फेलुअर का एकमात्र कारण यही है कि जो लोगों को सिर्फ असंतोष की भावना हुई बस उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, बाकी ये सब लोग अपना जैसे थे वैसे रहे, साइलेंट मोड में, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। बस इतने ही लोगों ने देश को चाहा कि आज़ाद कराया जाए। ठीक है, डेट्स ऑल, थैंक यू।